नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मसला। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के चर्चा की, जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तो आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी पूरे जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी हरियाणा में पहले बीजेपी ने हमेशा दूसरे दलों के सहारे जमीन तलाशने की कोशिश की, मगर 2014 से यहां तस्वीर बदल गई। 10 साल में बीजेपी हरियाणा में अपने दम पर उभरी है और कई रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। बात करें 2019 की, तो लोकसभा चुनाव में पार्टी ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था। मतों के लिहाज से भी बीजेपी ने अहम मुकाम हासिल किया था, जिसके बाद इस बार चुनाव में बीजेपी 400 पार का नारा लेकर मैदान में उतरी है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी पूरी तैयारी के साथ 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। चुनाव को लेकर इनेलो भी पूरी तरह तैयार है। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने के लिए पार्टी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं बात करें प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। कांग्रेस हरियाणा में पहली बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी एक सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले वह अकेले ही चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इससे कांग्रेस के लिए हरियाणा में मुकाबला और तेज होता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी लगातार प्रदेश में रैलियां करते नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य तौर पर सभी रैलियों में शामिल होकर संबोधन कर रहे हैं। तो आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने 25 तरह की गारंटी दी है। देखिए, कांग्रेस का ना तो चरित्र है उनके नेताओं का, किस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, ये हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कारों को देने का काम हमारी माताएं, हमारी बहनें करती हैं। ये सोच उन लोगों की हो सकती है जिस प्रकार की सोच उन्होंने व्यक्त की है, और इसका जो महिलाएं हैं वो डट करके इसका विरोध करती हैं, और इनको आने वाले समय के अंदर इस बात का सबक भी मिलेगा कि किस प्रकार से वो महिलाओं को अपमानित करते हैं। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं, उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा, और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? डॉक्टर पवन सैनी जी पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कृपया वही लोग खड़े रहें। और चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। बीजेपी ने अपने 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, और बीजेपी की रैलियां हर गांव में, हर जिले में देखी जा रही है, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचकर लोगों से संबोधन कर रहे हैं। ऐसी अनेकों रैलियों में मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, जो कि 9 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन
अभी तक कांग्रेस ने अपने 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है और इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं कि कांग्रेस कब अपने नामों की घोषणा करेगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले उन सब का आपको मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूं। हमारे साथ देवेंद्र दत्ता, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। शैलजा भाटिया, प्रवक्ता जेजेपी, जुड़ गई हैं। अर्जुन सुडेल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम पर। और सबसे पहले आपके पास अंश वत्स जी मैं आऊंगी और आप ही से मैं ये सवाल लेना चाहती हूं, जो मैंने अभी जिक्र भी किया कि अभी तक प्रत्याशियों की नामों की घोषणा क्यों नहीं हो पाई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो है घोषणा हो सकती है, अब तक लेकिन घोषणा नहीं हुई है। और दूसरे आपको बता दें कि फेस का जो है अब नामांकन भी हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के नामों की घोषणा नहीं हुई है। सर, किस बात की देरी है? दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी तो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। रैलियों की बात करें, जिस भी चीज की बात करें, मुख्यमंत्री स्वयं जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होती दिखाई नहीं दे रही है अगर इतना देर लग रहा है उम्मीदवारों की घोषणा करने में। और वहीं दूसरे जो हैं बड़े दिग्गज नेता आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। सर, क्या कारण है और अभी तक क्यों नहीं चुनाव की लेकर अभी तक एक्टिव क्यों नहीं नजर आ रही है कांग्रेस? देखिए, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में एक्टिव है। आज हमारा ये जो न्याय पत्र है, ये आज हमारा जारी किया था हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने। तो इस न्याय पत्र में हमने तमाम जो राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर जो यात्रा की है और तमाम लोगों से जो मुलाकात की, उसके बाद ये लोगों ने, इस देश की जनता ने ये न्याय पत्र बनाया है, ना कि भाजपा की पार्टी की तरह जो कि मोटानी के जो गारंटी है उसके आधार पर उनका जो बना घोषणा पत्र उनकी तरह नहीं है संकल्प पत्र, हमारा न्याय पत्र। तो हम तो पूरे चुनावी मैदान में, हम कहाँ चुनावी मैदान में नहीं है। इंडिया अलायंस के भी रामलीला मैदान में एक भव्य रैली हुई थी। उससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन था तो उस टाइम पे मुंबई में एक विशाल रैली हुई थी। उससे पहले भी पटना में विशाल रैली हुई थी इंडिया अलायंस की। तो इंडिया अलायंस तो पूरा मैदान में, इंडिया अलायंस हरियाणा की बात कर रहे हैं सर, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में इतना देरी क्यों हो रहा है सर? आज हमारी सीईसी की बैठक हुई है, तो आप रुकिए, जल्दी प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाएगी। आज तो बैठक ही हुई है। अभी बैठक होने के बाद थोड़ा क्या है कि उस पूरा प्रक्रिया एक होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही सूची जारी की जाती है। बैठक के सीधा तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं होती है। तो आज बैठक हुई है, प्रथम बैठक हुई है, तो उसके बाद जो भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही प्रत्याशियों का जो है नाम सूची के तहत आ पाएगा। जैसे हमारा जो है पूरे एक लोकतांत्रिक तरीके से हमने तमाम एक प्रत्याशियों को वो मौका दिया है कि जो भी आज जनता की आवाज बनना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले सभी लोगों को कहा कि आप लोगों को फॉर्म भरिए। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सीईसी की बैठक हुई और उसके बाद सूची जारी हुई। तो हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया। तो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब हम जाते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, इस वजह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो आपका जो दूसरा सवाल था, मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आप विजेंद्र सिंह जी का नाम ले लीजिए, आप राहुल कासवान जी का नाम ले लीजिए। हमारे तो पूर्व, आपने जैसे गौरव वल्लभ जी का आपने बाइट सुनाई, वो 4 साल में 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके। एक बार वो झारखंड से लड़े और एक बार राजस्थान से लड़े। तो वो 4 साल में 2 बार तो चुनाव लड़ चुके विधानसभा का, और उसके वो हार गए थे। ठीक है, तो हमारे तो जो में या तो नहीं, हार गए थे इसका मतलब नहीं है, हार गए थे का मतलब उनका बयान मैंने बाइट सुनाया, सभी दर्शकों से भी सुना है, पर उनका कारण क्या है पार्टी छोड़ने का? वो कारण उन्होंने बताया है कि किस कारण की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। सर, ये देखिए, आप ईडी सीबीआई का ब्लेम लगाते हैं, बीजेपी ईडी सीबीआई भेजती है, बीजेपी सबको डराती धमकाती है और सबको डरा धमका के अपने पार्टी में शामिल करती है, पर अब इन पर आप क्या आरोप लगाएंगे? नहीं, देखिए, ईडी सीबीआई ये तो चलो भाजपा के फ्रंटल्स बन चुके हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं
अब 2 बार आप चुनाव लड़ लिए, अब उसके बाद भी आप और पार्टी से चाहते हो कि भैया मेरे को ये भी चुनाव लड़ना है, मुझे वो भी चुनाव लड़ना है। कई लोग टिकट की वजह से चले जाते हैं, कई लोग मंत्री पद की वजह से चले जाते हैं। मैंने एक आंकड़ा निकाला है, चुनाव होने से पहले कांग्रेस से अभी तक 34 नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 34 नेता। मैं आपको नाम गिनाता रहा हूं। आप ब्रिजेंद्र सिंह ले लीजिए, आप दानिश अली ले लीजिए, आप पप्पू यादव जी का नाम ले लीजिए, आप राहुल कासवा जी का नाम ले लीजिए। झारखंड से जो भाजपा के पूर्व में स्पीकर रहे हैं उनका आप नाम, स्पीकर नहीं, जो वहां पे व्हिप जारी करते हैं उनका आप नाम ले लीजिए। कितने सारे मैं आपको नाम बता देता हूं। हमारे कांग्रेस में तो सिटिंग एमपी हमारे शामिल हुए। ब्रिजेंद्र सिंह जी तो सिटिंग एमपी है, राहुल कासवा जी तो सिटिंग एमपी हैं। जो मैं तो ये तो सर हम जानते हैं कि शामिल हुए हैं, क्यों शामिल हुए हैं इसका जवाब आपसे मांग रहे हैं। इस पर क्या आरोप लगाएंगे आप इन पर? अब मुझे बताइए, अब आप कह रहे हैं कि ये नेता ठीक नहीं है, कभी आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का जोर लगा रहे हैं बीजेपी। अरे आप बताइए ना सर, कांग्रेस पार्टी में क्या कोई कमी नहीं है जिस वजह से नेता जो है बाकी बीजेपी में जाकर शामिल हो रहे हैं? देखिए, या तो मैंने आपको ये चीज का बता दिया। देखो, या तो कोई मंत्री पद होता है, कोई जैसे आप जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं कि भैया मुझे पहले आप मुख्यमंत्री बनाइए तभी मैं पार्टी में रहूंगा। आपको पार्टी ने इतना आपको मौका दिया, आपको वो नहीं चाहिए लेकिन मेरे को मुख्यमंत्री बनाइए, तो उसके बाद तो भाजपा में जाके वो केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। आप या फिर हेमंत बिश्व शर्मा जी का नाम ले लीजिए। आप तमाम ऐसे नेताओं को आप या तो उन्हें भाजपा में जाके आपको कोई उन्हें मंत्री पद दीजिए, या तो आपको लोकसभा का टिकट दीजिए। राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो भी चले जाते हैं कि मुझे अपने राज्यसभा नहीं भेजा, इस वजह से मैं पार्टी से छोड़ रहा हूं। तो जो ये स्वाभिमानी है, जनता तो की मतलब कांग्रेस में नीतियों की कमी है, कांग्रेस में नीतियों की कमी है। कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है, इस वजह से जो है नेता जा रहे हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप ये कारण बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। हमारे पास ये संकल्प पत्र नहीं होता। अगर नीतियों की कमी होती तो हमारे पास ये न्याय पत्र आज हमारे पास। तो आपके नेता संभाले नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप बता रहे हैं कि वो कोई अगर नेता है तो नेता तो भाजपा की भी तो छोड़ के जा रहे। मैं तो आपको नाम बता तो रहा हूँ, भाजपा के मैंने कितने नाम आपको बता दिए। नेता तो भाजपा की भी छोड़ के जा रहे कितने सारे। सर मैं अभी आपके नेता, ठीक है ठीक है, एक सेकंड आपको एक और चीज बता दो। आप देखिए इनके कई सिटिंग केंद्रीय मंत्री और प्रवक्ताओं के पास दिया हो भारतीय जातियों की टिकट। राजनीति से इस्तीफा, राजनीति से ही संन्यास ले लेते कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। गौतम गंभीर जी का नाम ले लीजिए, अब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का नाम ले लीजिए, ठीक है, जिनके ऊपर ठीक है, आपके पास आऊंगी, फिर से लौटूंगी। देवेंद्र दत्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आऊंगी। कई आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपके भी नेता जो हैं छोड़ रहे हैं और ईडी सीबीआई का जोर लगाकर जो है बीजेपी कभी नेताओं को अपने अंडर ले रही है, अपने पार्टी में शामिल कर रही है, डरा धमकाकर अपने पार्टी में शामिल कर रही है। ये सब आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। जी अनाया जी, नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। और इस डिबेट में मेरे साथ भागीदारी निभाने वाले सभी जो मेरे अन्य दलों के प्रवक्ता शामिल हैं, उन सबका भी नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं बड़ी संक्षिप्त में बात करूंगा। मैं अनाया जी केवल इतना कह सकता हूँ, इस समय जो वातावरण है देश का, और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक, संपूर्ण भारत में इस समय भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रति इस देश की जनता आश्वस्त है, उन पर विश्वास कर रही है और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। रही बात, एक बात केवल कह करके कांग्रेस की, जो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मित्र मेरे साथ बैठे हुए हैं, इस प्रकार की बात करें, इस समय वास्तविकता ये है कि ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनकी नीयत है, ना इनके पास प्रत्याशी है, ना इनके पास धुरी है, और ना ही इनके पास कोई धरातल है। कांग्रेस पूरी तरह से इस देश के अंदर अपना विश्वास खो चुकी है। जनता का कोई विश्वास इन पर नहीं है, और जनता का विश्वास केवल एक ही है, देश को समृद्धि की ओर ले जाना, देश को सशक्त बनाना। बिल्कुल वो नजर आ रहा है श्रीमान
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इनका जो मैनिफेस्टो देवेंद्र जी इनका मैनिफेस्टो भी मैंने देखा, उसमें 5 न्याय की बातें, 25 गारंटियों की बातें हैं। ज्यादातर बातें जो इनकी है, बीजेपी ने क्या किया और हम अब उसको उलटफेर क्या करेंगे, मैनिफेस्टो में भी यही इसी बात का जिक्र है। इनकी कोई योजना है कि नहीं मैनिफेस्टो में, उसका तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। योजना अनाया जी ये तब बनाएंगे या तब उसको धरातल पर ये सिर्फ बीजेपी की योजना को ही उलटफेर करेंगे, मैं उसी की गारंटी जी। हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया कि मोदी की गारंटी, उसी शब्द को लेकर के, उस पंक्ति को लेकर के इन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया। वही शब्द हैं, उनकी नकल ये लोग मारते हैं। इनके पास वास्तव में ना शब्द है, ना इनके पास कोई विजन है, ना देश। अरे ये देश को तब ले जाएंगे ना अगर सरकार बनेगी तो। देश के मालिकों ने, देश के मतदाताओं ने, देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार देश में बनने वाली। ठीक है, लेकिन सर आप भी जो कह रहे हैं 10 की 10 सीटें हम इस बार जीतेंगे हरियाणा में, इसका कोई तो तथ्य होगा। किस धारा पर आप कह रहे हैं कि इस बार 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे? आपकी गठबंधन भी इस बार टूट गई है। और हमने एक और आज खबर सुनी है कि अंबाला में आज रैली हुई थी जिसमें अनिल विज, जो कि 13 किलोमीटर ही उनका आवास है उससे दूर, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उनकी कुर्सी, उनके नाम की कुर्सी भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। देखिए, इस प्रकार के जो प्रचार आपके पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ बहुत सुंदर समन्वय होता है संगठन के अंदर। कोई व्यक्तिगत उनकी कोई रही होगी जो वो नहीं पहुंच पाए होंगे, अन्यथा यहाँ संगठन में इतना समन्वय और इतनी आत्मीयता से सब लोग काम कर रहे हैं। अंबाला में सर रैली हुई और अनिल विज का नाम पहुंचना, क्या ये बड़ी बात नहीं है? देखिए, एक बात और भी है, इस बारे में मुझे ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति व्यक्तिगत रूप से रही होगी वो जो नहीं जा पाए। चलिए ठीक है। अर्जुन सुडेल इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी स्वागत है आपका भी, बहुत नमस्कार। हम कांग्रेस पे तो लगातार सवाल कर रहे हैं कि प्रत्याशी कब घोषित करेंगे, प्रत्याशी कब घोषित करेंगे, पर सर आपके भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, कब घोषित करेंगे, क्या रणनीति है? हमने 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पर सर दावा तो 10 सीटों पे जीतने का है, बाकी सीटों के भी तो घोषित करना जरूरी है। प्लीज मेरी आवाज ठीक करवा दीजिए, मुझे उलट के आवाज आ रही है, इको आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है सर, आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही है, आप बोलते रहिए, हम आपकी आवाज ठीक कराते हैं जी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें, हमने 2 प्रत्याशी हिसार और कुरुक्षेत्र से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमने काफी टाइम पहले घोषणा कर दी है और अगले 8 भी उम्मीदवार हम जल्द कार्यकर्ताओं से और जो जनता कहेगी उन उम्मीदवारों को उतारने का काम करेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, नारा लगा रहे हैं 400 पार का, कैंडिडेट है उधार के। अब तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो उधार के हैं, कोई कांग्रेस से, कोई किसी पार्टी से, दूसरी पार्टी से। अगर मैं बात करूं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की शुरू से की बात करूं, चाहे वो जींद उपचुनाव रहा है, वहां पर मिड्डा जी उधार के कैंडिडेट थे। आदमपुर रहा है, वहां पर कुलदीप बिश्नोई जी उधार के कैंडिडेट थे। और उसके बाद अगर हम इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें, वहां पर गोपाल कांडा जी उधार के कैंडिडेट थे। तो अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उम्मीदवार पहले जो जीत कर आए थे उन पर भरोसा नहीं है। जनता उनको आज बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। आज मैं कई सारी वीडियो देख रहा था जहां पर अशोक तंवर जी का भारी विरोध था और इनके जो गठबंधन के साथी रहे दुष्यंत चौटाला जी, जिनको इन्होंने सर कम से कम उन्होंने अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए हैं। सर कम से कम उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, रैलियां शुरू हो गई हैं, प्रत्याशी जाकर जनसंबोधन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपके प्रत्याशी घोषित कब होंगे, कब वो तैयारी करेंगे, कब उतरेंगे मैदान में? लोगों से मिल रहे हैं, लोग धक्के भी तो मार रहे हैं, लोग विरोध भी तो कर रहे हैं गाँव में। आपने देखा नहीं होगा कि प्रोग्रामों में कितना विरोध आ रहा है। जी हमने बिल्कुल देखा है। चाहे वो रंजीत चौटाला हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला की गाड़ी वापस कर दी। आज मैं वीडियो देख रहा था। दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल की बात मैं कर रहा हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है, ना कि उधार के अपने कैंडिडेट पर। चाहे वो नगर परिषद का चुनाव रहा हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव रहा, नगर परिषद का चुनाव रहा, हमने अपने सिंबल पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 122 पर जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़े थे, उसमें से भी 22 सीटों पर जीत पाई थी। कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा था किसी भी सिंबल पर। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जल्द ही कार्यकर्ताओं की राय से अपने उम्मीदवार उतार देगी
ठीक। और जल्द के जल्द, और इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला सुनैना हमने उतार दिया और लगातार हम फील्ड में रहते हैं। ये नहीं कि लोगों की तरह घर में बैठ जाते हैं। और रही मैं विपक्ष की अगर बात करूं, कांग्रेस को जिता कर देंगे। हाँ जी, नमस्कार आन्या जी, सबको दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं जहां तक इलेक्शन की बात है, मैं भाजपा की तरह या कांग्रेस की तरह कोई भविष्यवाणी तो यहाँ कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे को लगता है कि भविष्य तो केवल एक ही इंसान जानता है, वो ऊपर वाला। तो यहाँ बैठ के मैं ये नहीं कह सकती हम ये जीतेंगे या इतनी सीट पार करेंगे। यहाँ पर इतना जरूर हम दावा करते हैं कि 10 की 10 सीटों पे हम लड़ेंगे। और जहां तक लोगों में इलेक्शन की बात है, हम एक विजन के साथ चल रहे हैं। और जहां तक हमारा विजन है, वो विजन जो है हमारा भविष्य। दुष्यंत जी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें इस बार हम जीतेंगे। जी, 10 सीटों पे हम लड़ेंगे और अपना वोट शेयर, हमारा टारगेट है, हम उसको बढ़ाते रहेंगे 10 की 10 सीटों पर। मैं वही कह रही हूँ यहाँ पे हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे कि ये होगा, पर हमारा दावा है कि हम अच्छी एक फाइट देंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 10 की 10 सीट पे, ज्यादा से ज्यादा सीट पे हम विजय होके निकले। जहां तक हमारी तैयारी का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारी 10 की 10 सीट पे पूरी तैयारी है। हम ऑलरेडी रैली कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द लोकसभा सीट पे हमारी 7 रैलीज हो चुकी हैं, बाकी 3 जो पेंडिंग है वो भी हो जाएंगी। और जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भी हम जल्द से जल्द आने वाले 3 से 4 दिन में नवरात्रि के टाइम पर हम 10 के 10 जो है हम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको भी हम डिक्लेयर कर देंगे। जहां तक हमारी स्थिति मैं बताऊंगी आपको कि जो कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र अभी निकाला है, मैंने भी आज उसको घोषणा पत्र को अच्छी तरह देखा, तो उन्होंने हर वर्ग की बात की है। पर मैं यहाँ सिर्फ इतनी चीज कहना चाहूंगी, जो घोषणा पत्र इन्होंने निकाला है जहाँ पे महिलाओं की बात करते हैं, आपके बड़े बड़े नेता हैं, आपके बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, वो जिस तरीके से टिप्पणी दे रहे हैं महिलाओं पर, क्या आपको लगता है कि वो इस तरीके से मैनिफेस्टो में जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो जिस तरह टिप्पणी दे रहे हैं, तो कहीं भी उसकी कोई मेल खाती हुई चीज दिखाई दे रही है? तो जहां तक मुझे तो जेजेपी का सवाल है, इसका कुछ भी अपना खुद का लग ही नहीं रहा है। मैंने मैनिफेस्टो जब भी पढ़ा तो वही सब बातें हैं कि जो बीजेपी ने क्या किया है उसको हम रिवर्स करेंगे। मुझे तो मैनिफेस्टो पढ़ के बस यही दिख रहा है। चलिए, आपको मैं अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी और एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, आप सबके पास फिर से लौटूंगी, तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।